हेलो फ्यूचर डॉक्टर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जो जब मैं स्टूडेंट थी तो ये चैप्टर मेरे को बहुत हार्ड लगता था, इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज मेरे पास एक मैजिक है जिसके थ्रू मैं इस चैप्टर को बहुत सिंपल बना सकती हूँ। तो उस चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से एवरी ईयर मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, जो 16 से 20 मार्क्स का रहेगा। और जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 16 और 20 वो तो बहुत बड़ा मार्क्स हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो जितना भी धरती पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी की गई और उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया। उसे हम कहते हैं क्लासिफाई किया गया, किसे किस किंगडम में किसे रहना चाहिए, कौन से किंगडम में किस फाइलम को रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही रखे हैं। तो सबसे पहले इसे कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए जो महान साइंटिस्ट आए थे उनका नेम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल साहब ने कहा कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 कैटेगरी में हमें रखे जाने चाहिए। फर्स्ट को जो सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एनिमेलिया की कैटेगरी में रखे जाने चाहिए, एनिमेलिया। एंड जो एनिमेलिया और जो खुद ग्लूकोज बनाने की कैपेसिटी रखते हैं उन्हें प्लांटिया की कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। प्लांटिया में किसको किसको रखा जाना चाहिए, तो प्लांटिया में उन्होंने बताया कि हर्ब प्लांट को, सब प्लांट को एंड ट्री। हर प्लांट क्या होता है, सब प्लांट क्या होता है, ट्री क्या होता है। तो जिनके पास जो प्लांट बहुत ही पतलू सा होता है, जिनमें कोई वुड नहीं होता, उन्हें हर्ब की कैटेगरी में रखा गया। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये बताया एरिस्टोटल साहब ने कि इसे भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। श्रब जो उससे थोड़ा सा लंबा होता है, बहुत मोटा नहीं होता, पतला ही होता है, उसे सब की कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। एंड थर्ड जो वुड है वो जिसके पास सॉरी ट्री जिसके पास अपना वुड होता है उसे हमें ये ट्री की कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। और इन तीनों को ही प्लांटिया किंगडम में रखा जाना चाहिए। यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो देने वाले महान साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल। अब उनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि सही है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो सही है, बट प्लांटिया की कैटेगरी में कुछ और स्पीसीज को रखे जाने चाहिए। तो जो बताए हैं 2 किंगडम तो इन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड कैरोलस लेनियस आते हैं इनके बाद, कैरोलस लिनायस साहब ने क्या बताया कि आपने बोला सही है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखे जाने चाहिए, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और कुछ स्पीसीज इस क्लासिफिकेशन में ऐड कर देने चाहिए। जैसे कि हम एनिमेलिया है, सही आपने एनिमेलिया बताया, एनिमेलिया सही है, बट प्लांटिया जो है ना, प्लांटिया की कैटेगरी में 2 स्पीसीज को और उन्होंने ऐड किया। उस स्पीसीज का नेम है बैक्टीरिया एंड फंजाई। अच्छा, बैक्टीरिया और फंजाई के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी था जो इनको ये एनिमल के कैटेगरी में नहीं रखे, प्लांट के कैटेगरी में रखे। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन दिया, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया कि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होता है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है, इसलिए इन तीनों को ही प्लांटी के कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। और अगर हम इन्हें एनिमेलिया के कैटेगरी
कैटेगरी में रखते हैं तो एनिमल के पास कोई शेल होल नहीं होता, तो उसे हम एनिमेलिया की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो सेकंड में कार्लोस लिनेस ने कहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो बेस्ट है, यानी कि जितने भी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें टू किंगडम में क्लासिफिकेशन आपने सही बताया, बट प्लांटिया की कैटेगरी में 2 स्पीसीज को और आप ऐड कर दीजिए तो और ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तो इनकी बातों को एक और साइंटिस्ट सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि जिनका नेम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल साहब क्या कहते हैं कि एनिमेलिया प्लांटिया तो है, एक और स्पीसीज है उसे हम इसलिए हम सारे स्पीसीज को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांटिया तो उन्होंने बताया ही कि प्लांटिया तो आप लोगों ने बता ही दिया है प्लांटिया। एनिमेलिया तो पहले से बताया गया है एनिमेलिया। एंड जो ये ऐड कर रहे हैं वो है हमारा प्रोटिस्टा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नेम है कोपलैंड। कोपलैंड साहब क्या कहते हैं कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक और स्पीसीज इसमें ऐड होने चाहिए, एक और क्लासिफाई यानी एक और किंगडम बने जाने चाहिए, यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले इन महान साइंटिस्ट का नेम कोपलैंड है। 4 किंगडम दिए। 4 किंगडम में ये कौन कौन सा दिए हैं, किसको किसको? इन्होंने ये प्लांटी तो दिए ही, प्लांट एनिमेलिया भी है ही, प्रोटिस्टा तो उन्होंने दिया ही है कल साहब ने, प्रोटिस्टा। और जो लास्ट में ऐड किए हैं वो है मोनेरा। इसके बाद एक जिनके बारे में एग्जाम में आता है, मैक्सिमम इनके बारे में पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या है, तो वो है 5 किंगडम जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो है कौन कौन सा है, तो प्लांटी तो होगा ही, सॉरी इनका नेम है RH विटेकर, RH विटेकर। इसमें क्या देखा गया कि कौन कौन सा इसमें 5 किंगडम में आएगा। 5 किंगडम में ऐसे इन्होंने सजाया कि सबसे पहले मोनेरा होने चाहिए, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा की बारी आनी चाहिए, इसके बाद फंजाई की बारी आनी चाहिए, इसके बाद प्लांटी की बारी आनी चाहिए, और लास्ट में एनिमेलिया की टाइम आनी चाहिए। एनिमेलिया। RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने मोनेरा कहा, उसके बाद प्रोटिस्टा, मतलब कि सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म जो धरती पे आया हुआ है, जो सबसे पहले आया हुआ है, उससे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आया था। उन्होंने स्टडी किया तो ये पाया कि सबसे पहले इस धरती पे सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था उसका नेम है मोनेरा। और मोनेरा के बाद जो आया है उसे हम अगर जो सबसे पहले है उसे प्रोकैरियोट की कैटेगरी में रखेंगे, जो एडवांस में आते गया है उसे हम यूकैरियोट की कैटेगरी में रखेंगे। तो जितना भी प्रोकैरियोट है वो हमारा है मोनेरा की कैटेगरी, और उसके बाद का सारा यूकैरियोट है। तो मोनेरा सबसे पहले आया है, उसके बाद एडवांस एनिमल आए हैं जो प्लांटी आए हैं। लेकिन RH विटेकर ने और क्या कहा कि RH विटेकर में जो वायरस थे, वायरॉइड्स थे, प्रियॉन्स, लाइकेंस,
इन सब को कैटेगरी से हटा दिया कि ये सब कैटेगरी में नहीं रहने चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो वायरसेस को, लाइकेंस को, प्रियॉन्स एंड ये वायरॉइड्स को इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हटा दिया है। और ये क्या बोले कि जो मोनेरा है ना, जो सबसे पहले आया है, उसे हम 2 किंगडम में इन्होंने बांटा। मोनेरा को इसमें आ जाएगा। जो इस सबसे पहले मोनेरा में जो सबसे पहला स्पीसीज आया है वो है आर्चीबैक्टीरिया। उसके बाद जो एडवांस मोनेरा आया उसका नेम है यूबैक्टीरिया। अच्छा, ये अब आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इसे आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया में तो डिवाइड कर दिया। फिर इन्होंने 3 डोमेन दिया, 3 डोमेन स्टेट दिए। 3 डोमेन स्टेट में किसको किसको 3 डोमेन स्टेट में रखे हैं? तो सबसे पहले तो आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, लास्ट में यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में जितने भी यहां से लेकर के यहां तक के स्पीसीज है सबको इन्होंने यूकैरियोटा में रखा। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यही समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्पीसीज को डिवाइड किया गया, स्पीसीज को कैटेगरी में रखा गया कि किसे हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखेंगे, किसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो महान साइंटिस्ट किए थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन टर्म दिया, क्लासिफिकेशन दुनिया के सामने रखा, उनका नेम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने बताया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। प्लांट में वो भी छोटा प्लांट, लंबा प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट, जिसके पास वुड नहीं है उसे भी, जिसके पास वुड है, जिसके पास बहुत ज्यादा वुड है, सबको प्लांट में रखा जाएगा। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो देने वाले महान साइंटिस्ट थे उनका नेम था एरिस्टोटल। उनके बाद आते हैं हमारे कैरोलस लीनियस साहब। कैरोलस लीनियस ने कहा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो सही है, इन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ही वर्क किया और प्लांट में कुछ और स्पीसीज को ऐड किए, उनका जिसका नेम है बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इन्होंने बैक्टीरिया एंड फंजाई को प्लांटी के कैटेगरी में क्यों रखा, एनिमलिया की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये क्या बताएं, हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने बताया, हमने इसलिए नहीं एनिमलिया के कैटेगरी में रखा क्योंकि एनिमलिया के पास कोई सेल वॉल नहीं होता, जबकि फंजाई के पास सेल वॉल होता है और बैक्टीरिया के पास अपना सेल वॉल होता है, और वैसे ही प्लांटी के पास भी सेल वॉल होता है, यानी कि तीनों के पास सेल वॉल होता है, इसलिए तीनों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनकी बातों को हमें मानना पड़ा। फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नेम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा कि कुछ ऐसे स्पीसीज है जो वाटर में भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, हेट्रोट्रॉप भी, यानी कि खुद से भी ग्लूकोज बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए ग्लूकोज को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो वैसे स्पीसीज को हमें एक और कैटेगरी देना चाहिए जिसका नेम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को ऐड करने वाले महान साइंटिस्ट का नेम हैकल है। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद कोपलैंड साहब आते हैं। कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा को ऐड किया, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है जो अभी तक से हम स्टडी कर रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले उन साइंटिस्ट का नेम क्या है। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने सारे किंगडम को एक सीरियली वाइज से उसे सजाया। तो सबसे पहले कैटेगरी में उन्होंने
मोनेरा को रखा। उन्होंने बताया कि मोनेरा दुनिया में सबसे पहले आने वाला स्पीसीज है, उसके बाद प्रोटिस्टा आया, उसके बाद फंजाई आया, उसके बाद प्लांटी आया एंड लास्ट में हमारा एनिमलिया आया। अब उन्होंने और क्या दिया कि मोनेरा को और दो कैटेगरी में, एक प्रिमिटिव मोनेरा होगा, एक एडवांस मोनेरा होगा। तो प्रिमिटिव मोनेरा में जो सबसे पहले मोनेरा आया होगा, एडवांस मोनेरा में जो उसके बाद आया होगा। तो प्रिमिटिव मोनेरा को उन्होंने आर्चीबैक्टीरिया कहा और एडवांस मोनेरा को उन्होंने यूबैक्टीरिया कहा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा इन्होंने 3 डोमेन स्टेट, उसके बाद आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, मोनेरा को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनके माइंड में एक और आता है प्रिंसिपल। वो बोले कि 3 डोमेन स्टेट होने चाहिए। तो 3 डोमेन स्टेट में कौन कौन सा स्टेट उन्होंने दिया? आर्चीबैक्टीरिया तो दिए ही दिए। आर्चीबैक्टीरिया क्या है? तो ये एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव मोनेरा है, जो सबसे पहले ओल्डेस्ट मोनेरा है, जो सबसे पहले आया है। एंड एडवांस मोनेरा यूकैरियोट है और एक और डोमेन को दिए, उसे उन्होंने यूकैरियोटा कहा। यूबैक्टीरिया के बाद यूकैरियोटा कहा। यूकैरियोटा में जितने भी उन्हें एडवांस स्पीसीज को रखा गया है, वो यूकैरियोटा की कैटेगरी में उस एडवांस स्पीसीज को रखा गया है जिसका नेम है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। हम पढ़ते हैं मोनेरा क्या है एक एक करके। मोनेरा, मोनेरा में क्या देखा गया कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट होता है, सबसे पहले आया है, प्रोकैरियोट होता है। ये केवल एक सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल्युलर होता है। उसके बाद ये रहता कहाँ है? तो वाटर में रहता है, मरीन वाटर, मैक्सिमम मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में रहता है। उसके बाद ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस तो करता है, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस भी करता है, केमोसिंथेसिस भी करता है एंड हेटेरोट्रॉफ भी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन का मतलब कि थैला, उस थैले में सब चीज रखा गया है, सारे मटेरियल रखे गए हैं। इसके ऊपर एक और, इसके अंदर है ऐसे डीएनए खुला हुआ, सर्कुलर में पड़ा हुआ है डीएनए। ये डीएनए कुछ आगे निकल करके ऐसे ऐसे होते हैं और यहां से प्रोटीन आकर के चिपक जाता है, राइबोसोम आके यहाँ पे चिपक जाता है। हम क्या देखते हैं कि इसे हम कहते हैं पॉलीसोम, यहाँ पे छोटे छोटे से मिनी डीएनए, माइक्रो डीएनए बहुत सारे पड़े होते हैं। मिनी डीएनए हो गया। इसके बाद कुछ इधर से इनका ऐसे पार्ट निकला होता है, इसे हम मीसोसोम कहते हैं, मीसोसोम। ये जो राइबोसोम है 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम मीन्स एक बड़ा सा ये हो गया, एक छोटा सा हो गया, ये हो गया 50S
एंड ये होता है 30s। एस का मतलब ये है श्वेडबर्ग यूनिट है, श्वेडबर्ग यूनिट, यानी कि डेंसिटी को मेजर करने का, कोएफिशिएंट मेजर करने का ये यूनिट है श्वेडबर्ग यूनिट। एस इज द सेंस ऑफ श्वेडबर्ग यूनिट। और ये क्या मेजर करता है, हमारे राइबोसोम का वेट कितना है, क्या है, प्रोटीन का। इसके बाद इधर से कुछ क्रोमेटोफोर लगे होते हैं, क्रोमेटोफोर लगे होते हैं। क्रोमेटोफोर के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं तो इसके ऊपर इतना सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सबको छिपाने के लिए इसने क्या किया कि इसके ऊपर सेल वॉल लगा दिया, शेल वॉल, सेल वॉल। ये सेल वॉल दो होगा, आर्चीबैक्टीरिया में अलग होगा, यूबैक्टीरिया में अलग होगा। या तो होता है स्यूडोमरीन, या होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब हम देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन में भी आर्चीबैक्टीरिया में अलग होगा, यूबैक्टीरिया में अलग होगा। अगर आर्चीबैक्टीरिया रहा तो उसका सेल मेम्ब्रेन ग्लिसरॉल प्लस ईथर प्लस लिपिड होता है, लिपिड मिला होता है। अगर यूबैक्टीरिया रहा तो ग्लिसरॉल प्लस ईस्टर प्लस लिपिड होता है। इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल इसके बॉडी के अंदर है, डीएनए है, जो कि कोई कवरिंग नहीं है, वो बेचारा इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है, यानी कि ये ऐसे ही बिना एवॉइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। तो डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें से पॉलीसोम राइबोसोम निकल रहे हैं। कुछ पॉलीसोम टूट करके इधर पड़ जाते हैं, जिसे हम 70s कहते हैं, 70s राइबोसोम, जो 50s और 30s के रेशियो में होते हैं। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, कोएफिशिएंट, ये डेंसिटी, मास को मेजर करने का यूनिट। इसके बाद यहाँ पे दो मिनी क्रोमोसोम पड़े होते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। ये इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल सारा चीज है, इसको छिपाने के लिए इसने ऊपर से एक और केमिकल का कवर लगा दिया अपने बॉडी के ऊपर, केमिकल का कवर। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स बहुत हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है एंड सॉफ्ट भी होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है, उस ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट है, उस सॉफ्ट मटेरियल को, सॉफ्ट केमिकल को हम स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर। इसके बाद यहाँ पे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। क्रोमेटोफोर के थैला में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को खींचने की काम करेगी और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। यहाँ पे मेसोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और प्लाज्मिड क्या होता है कि प्लाज्मिड एक मिनी क्रोमोसोम है, छोटा सा क्रोमोसोम है, मिनी डीएनए, छोटा डीएनए। और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, ये खुद ही रेप्लिकेशन हो जाता है, खुद ही
इसे हम वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद इसका जो सेल्यूलोज है वो ग्लिसरॉल, इथर एंड लिपिड का बना होता है, या ग्लिसरॉल, ईस्टर एंड लिपिड का बना होता है। सेल वॉल की बात करें तो ये हार्ड मटेरियल से बना होता है। एक जो सबसे प्रिमिटिव है उसका सेल वॉल स्यूडोमरीन, एंड जो न्यू आया हुआ है उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इसके ऊपर भी एक कवर लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स केमिकल। ग्लाइकोकैलिक्स केमिकल टू टाइप का होगा, या तो बहुत हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड होगा उसे हम कहते हैं कैप्सूल, अगर ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट होगा वो कहलाता है स्लाइम लेयर। इसके बाद इसके पास ऐसे कुछ करके पिलाई होते हैं। ये कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। यहां से कुछ फिम्ब्रियाए निकले हैं। फिम्ब्रियाए ये क्या काम करते हैं कि सरफेस को होल्ड करने में मदद करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मोनेरा जो है वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटा कहा गया। प्रोकैरियोट की कैटेगरी में रखे हैं। कौन रखे हैं? आर.एच. व्हिटेकर साहब। एंड ये केवल एक सेल से ही बना होता है, इसलिए इसे यूनिसेलुलर कहते हैं। ये मरीन वाटर में मैक्सिमम होता है, उसके बाद फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस भी करता है, केमोसिंथेसिस भी करता है, हेट्रोट्रॉप भी होता है। मतलब कि किसी सड़े गले चीजों पे बैठ करके उससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मोनेरा में कौन कौन सा टाइप होगा। मोनेरा में होता है आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया और है यू। अच्छा, इसका हम पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं? ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, केमोसिंथेसिस भी करता है, केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या काम करेगा? सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी गेन करेगा, इसकी एनर्जी को गेन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उससे अपना ग्लूकोज बनाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन बनाएगा। ये क्या काम करता है? ये भी सनलाइट की एनर्जी गेन करता है, सनलाइट की एनर्जी गेन करेगा। लेकिन अगर इसको मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन N2 बहुत हार्ड फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, इसको लेता है और फिर इसको तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है एंड NH3 दे देता है, जो प्लांट इसका यूज करता है NH3 का। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया, सन की एनर्जी से ग्लूकोज बनाया, सनलाइट की एनर्जी से। केमोसिंथेसिस में N2 लिया, नाइट्रोजन लिया और सन की एनर्जी लेकर के ग्लूकोज बनाया और NH3 बाहर जो प्लांट है उसको देने का काम करता है। अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट हो जाए एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है कि ये तो सनलाइट लिए, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ग्लूकोज बनाए
ऑक्सीजन है इनके बॉडी में, तो इनका होता है कि ऑक्सीजन को आप बाहर दे दे, ताकि जो अगर आप वाटर में है तो मछलियां वगैरह उनसे उनको हेल्प मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे मोनेरा के स्पीसीज हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे कि हम अपना ग्लूकोज बना रहे हैं, अपना ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये अपना ऑक्सीजन किसी को नहीं देता है। इस टाइप के बैक्टीरिया को कहते हैं पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया। लेकिन ऑक्सीजेनिक टाइप के जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करते हैं कि अपना ठीक है सनलाइट से एनर्जी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, उन्होंने अपना फूड प्रिपेयर किया, ग्लूकोज बनाया, और ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो दान कर देते हैं कि जाओ जिसको ले जाना है ले जाओ। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ये महान लोग हैं नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। अब हम देखते हैं कि इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस तो 2 टाइप से हो गया, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप से हो गया, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या किए कि सनलाइट की एनर्जी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना ग्लूकोज बनाए, लेकिन कुछ ऑक्सीजन को दे दिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए, और कुछ ऑक्सीजन को नहीं देते, अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, तो वो ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर जो वो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होता है, जो ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है और उसके बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन बन रहा है, वो ऑक्सीजन को दूसरों को भी दान कर दे यूज करने के लिए, वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है इनका। रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक है एन एरोबिक बैक्टीरिया और सेकंड है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया में इसके बॉडी के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया में इसके बॉडी के अंदर इसे एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए किसी भी ऑक्सीजन की नहीं जरूरत है। लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया, हम लोग भी एरोबिक होते हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए कोई ऑक्सीजन की नहीं जरूरत है, तो उसे हम एरोबिक में की कैटेगरी में रखते हैं। और जिन्हें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो उसे हम रखेंगे एरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। एक होता है बाइनरी फिजन, और है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बाइनरी फिजन में क्या होगा कि एक बैक्टीरिया टूट करके
खुद ही अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को दे दे, डिस्ट्रॉय, अपना बॉडी को डिस्ट्रॉय करके अपने बॉडी के जितने भी मटेरियल है उन्हें दूसरे अपने ऑफ स्प्रिंग को दे दे, तो वो हमारा हो जाएगा बाइनरी फिजन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 3 टाइप है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड अगेन है कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अगर कोई बैक्टीरिया बुढ़ा हो गया है तो ये क्या काम करे, इसका जो भी बॉडी के अंदर का पार्ट है, जो मीसोसोम है, क्रोमेटोफोर है, उसके अंदर डीएनए पड़े हुए हैं, प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, उनका क्या करेगा? तो ये क्या काम करता है, ये बेचारा बैक्टीरिया पूरा बुढ़ा हो गया है, इनके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल भरे हुए हैं, अगर आसपास में कोई छोटे से बैक्टीरिया गुजर रहा है, कोई छोटा सा बैक्टीरिया बहुत हैप्पी कंडीशन में गुजर रहा है, तो इसको ये क्या काम करेगा कि जो बुढ़ा बैक्टीरिया है ना, उसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी बॉडी के अंदर चीजें हैं, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को इसको दे देगा कि तुम मेरा भी तुम ले लो, उससे भी और काम चलाओ। तो ये तो बहुत हैप्पी हो जाता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपना जेनेटिक मटेरियल को, ये अपने बॉडी के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको इस दूसरे बैक्टीरिया को दे देता है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और कुछ बैक्टीरिया क्या होता है कि जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये सोचता है कि बाप रे, अकेले मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मेरे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनल है, ये हमसे अब नहीं संभाले जाते। अब हम क्या करें कि कोई अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म आए ना, अगर आधा आधा का बंटवारा कर ले कि आधा वो मेरा मटेरियल यूज कर ले, आधा अपना, और उसके आगे हम लोग आगे स्पीसीज अपना ग्रो कर सके, तो उससे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनवाइट करता है, इनविटेशन कार्ड देता है, तो इसके इनवाइट करने पर वायरस आता है। अब वायरस आकर के, बैक्टीरियोफेज जो है, वायरस आकर के इसके ऊपर बैठा, इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए है, ये यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही इंजेक्ट करता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पड़े हुए हैं, सर्कुलर डीएनए, सारे डीएनए को तोड़ फोड़ कर देता है, और उससे बैक्टीरिया का ही, इसी का सारा चीज ले करके, इसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी प्रोटीन्स है, सारे प्रोटीन्स का यूज करके, और यहाँ पे ये अपना क्या करता है, आधा इसका पार्ट लेता है, आधा अपना पार्ट लेता है, आधा इसका पार्ट लेता है, बैक्टीरिया का पार्ट लेता है, ऐसे कर करके बहुत सारा प्रोजेनी बना देता है, और बाद में बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन में अगर मैं बैक्टीरिया हूँ, मेरे को क्या है कि मैं अपना जो भी मेरे बॉडी के अंदर किडनी है, जो रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑर्गेनल्स है, जो हमारा डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनल्स है, अगर मैं अपने ऑर्गेनल्स को ना संभाल पाऊँ, मैं सोचूं कि कोई और ऑर्गेनिज्म आ करके और हमारे बॉडी के अंदर अपना भी कुछ मटेरियल डाल करके और दोनों प्रोजेनी आगे आगे बनाए, तो हमारा स्पीसीज बढ़ सकता है। तो ये काम किया है हमारा, इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये ट्रांसडक्शन हुआ। कंजुगेशन क्या होता है कि कंजुगेशन में अगर किसी बैक्टीरिया के पास पिलाई है, तो इस पिलाई के थ्रू ये दूसरे बैक्टीरिया में अपना जो इंजेक्ट करना है, इसके थ्रू इंजेक्ट करके ये कंजुगेशन का काम पूरा कर लेता है। तो बाइनरी रिप्रोडक्शन में समझ में आया होगा, बाइनरी फिजन, और हमारा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बाइनरी फिजन में मदर बैक्टीरिया 2 प्रोजेनी में डिस्ट्रॉय हो करके 2 प्रोजेनी में सेम जेनेटिक मटेरियल डाल देती है, तो वो हमारा जो कैटेगरी आएगा उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं।
और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर हमारा ये जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई बुढ़ा बैक्टीरिया है, घूम रहा है, उससे अब ऑर्गेनेल संभाल में नहीं आते हैं, तो ये क्या काम करता है कि अपना ऑर्गेनेल को दूसरे कोई छोटा सा बैक्टीरिया, नन्हों सा बैक्टीरिया जा रहा होता है, उसमें सारे ऑर्गेनेल डेवलप ना हुए हो, उनको अपना ऑर्गेनेल दे देता है, बेटा तुम मेरा भी लेकर के अपना काम चलाओ। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ये दूसरे स्पीसीज को इनवाइट करता है, भाई तुम दूसरा स्पीसीज कोई आओ और मेरे साथ मिलकर के चलो हम आगे अपना स्पीसीज बढ़ाएं, तो ये काम हुआ ट्रांसडक्शन का। कंजुगेशन में जिसके पास पिलाई है वो दूसरे में इंजेक्ट कर देता है मटेरियल को। तो हमारा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हो गया रेस्पिरेशन, हो गया रिप्रोडक्शन, हो गया। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा आर्ची बैक्टीरिया क्या था। मोनेरा में जो दो लोग थे, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्ची बैक्टीरिया, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ग्लिसरॉल ईथर प्लस लिपिड से बना हुआ है। इसके सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं तो ये स्यूडोमरीन से बना हुआ है। स्यूडोमरीन। अब इसमें हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन में ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक यानी कि इसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, ये बिना ऑक्सीजन का ही सरवाइव कर लिया था, क्योंकि उस टाइम में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड में ही गैसियस में ही रुक करके वहीं पे अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद इसका हैबिटेट क्या है, रहता कहाँ है, हैबिटेट रहता कहाँ है, तो ये सबसे हॉट स्प्रिंग में रहना पसंद करता है। हॉट स्प्रिंग में रहना पसंद करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। फिर ये सॉल्टी एरिया में भी रहना पसंद करता है। सॉल्टी एरिया, इसे हम कहते हैं हेलोफिल्स। ये मार्सी एरिया में भी रहता है। मार्सी एरिया में भी रहना पसंद करता है। जैसे कि जो रूमिनेंट एनिमल्स हो गए, रूमिनेंट एनिमल्स जो भी बाहर घूम रहे होते हैं एनिमल्स, उनके गट में ये प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है थर्मोकोकस, हेलोकोकस, और हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो यू बैक्टीरिया है, ये बहुत ही पुराना है, प्रीमिटिव और ये एडवांस है। दोनों ही मोनेरा के बच्चे हैं, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर। इसमें हम देखते हैं सेल
सेल मेम्ब्रेन में हम क्या है देखें कि ये जो है ग्लिसरॉल एस्टर प्लस लिपिड से बना हुआ है, लिपिड। इसकी हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करते हैं तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन कैसे रेस्पिरेशन करता है भाई, रेस्पिरेशन तो ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक बैक्टीरिया। इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, या ये फिलामेंट में रहना पसंद करते हैं, फिलामेंट। और इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, फिलामेंट पे भी रहना पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, ऐसे इनका हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और इनमें क्या होता है कि कुछ जगह पे ऐसे सिस्ट बन जाते हैं, हेटेरोसिस्ट। इस सिस्ट को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। यहां से क्या होता है कि सनलाइट गेन करके नाइट्रोजन के थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं हेटेरोसिस्ट में, और इनके कुछ पार्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर से सनलाइट गेन करके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो हेटेरोसिस्ट है, इनके ऊपर एक कवर होता है, इस कवर को ऐसे इनके ऊपर एक चिपचिपा सा कवर होता है, म्यूसिलेजिनस कवर, जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नोस्टॉक एनाविना। आर्चीबैक्टीरिया के बारे में जान गए कि आर्चीबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो ग्लिसरॉल, ईथर एंड लिपिड से बना हुआ है। आर्चीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो स्यूडोमरीन से बना हुआ है। ये रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो उस समय आए थे जब ऑक्सीजन नहीं बना था, ऑक्सीजन के बारे में पता ही नहीं था। बहुत नीचे एकदम गहराई में सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, एकदम हार्ड जगह पे रहना पसंद करते हैं, बहुत गर्मी में, बहुत ठंडी में, बहुत नमकीन एरिया में। तो इसलिए इन्हें अलग अलग नेम से जाना गया है। मार्सी एरिया में, जैसे जो गाय भैंस से घूमते हुए उनके गट में रहना पसंद करते हैं आर्चीबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया का बात करते हैं तो ये एडवांस ग्रुप में आते हैं। इनमें क्लोरोफिल भी होता है, इनमें ये ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन ग्लिसरॉल, ईस्टर एंड लिपिड का बना होता है। रेस्पिरेशन में इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे यूबैक्टीरिया को भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यह फिलामेंटोस रहना पसंद करते हैं कि एक चैम्बर, एक के ऊपर एक चैम्बर में सनलाइट गेन करके नाइट्रोजन ले करके अपना ग्लूकोज बना सके और NH3 को बाहर दे सके, ताकि पौधे उसका यूज कर सके। और एक चैम्बर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और O2 को बाहर निकालते हैं। तो ये स्टोरी है यूबैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया का। अब है एक और बैक्टीरिया है जिसका नेम है माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया।
जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, जैसे कि उस डिजीज का नाम है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया। प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है, और ये भी एनारोबिक होता है, एनारोबिक। इसको भी ऑक्सीजन की नहीं जरूरत है। ये हमारा ब्रिंजल लीफ को लिटिल लीफ में कन्वर्ट कर देता है, लिटिल लीफ ब्रिंजल कर देता है, ब्रिंजल लिटिल लीफ ब्रिंजल। सबसे छोटा सा बैक्टीरिया का नेम माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर है। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये डिजीज कॉज कर रहा है। ये एनारोबिक होता है, इसे भी कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और ये ब्रिंजल के लीफ को भी ये उसको डिजीज में कन्वर्ट कर देता है, उसे भी डिजीज कॉज करता है। सेकेंड किंगडम में आते हैं। जो दूसरा किंगडम है वो है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को देखते हैं कि क्या है। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल्यूलर। ये यूकैरियोट में रखा गया है, यूकैरियोट। इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, हेट्रोट्रॉप भी होता है, और फोटोसिंथेसिस भी करता है, हेट्रोट्रॉप भी होता है, मिक्सोट्रॉप भी होता है, मिक्सोट्रॉप। इसके बाद ये भी वाटर में रहना पसंद करता है, फ्रेश वाटर। इसका हम देखेंगे कि इनका कौन कौन सा पार्ट है, तो इसको हम एक ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक है प्रोटिस्टा का। चलो देखे एक सुंदर परिवार, चलो देखे एक सुंदर परिवार। इसमें सी लेंगे, इसमें डी लेंगे, ई एस। ये पी, प्रोटोजोन्स। यहां सी का मतलब होता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट। डी का मतलब होता है डाइनोफ्लैगेलेट, डाइनोफ्लैगेलेट। ई का मतलब होता है अमीबॉइड, यूग्लेनॉइड, एस का मतलब है स्लाइम मोल्ड। पी का मतलब है प्रोटोजोन्स। इसमें ये जो दोनों है ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये मिक्सोट्रॉपिक होता है, और ये दोनों दूसरे के बनाए हुए ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपी होते हैं, हेट्रोट्रॉप। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा क्राइसोफाइट क्या होता है। सबसे पहले तो प्रोटिस्टा
इसे यूकैरियोट की कैटेगरी में रखा गया। ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, हेटरोट्रॉप भी करता है और मिक्सोट्रॉपिक भी होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करता है, हेटरोट्रॉप दोनों से ही ग्लूकोज लेता है। अब ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, कुछ इसके पार्ट मरीन वाटर में रहते हैं, तो मरीन वाटर में भी रहता है, मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। अब इसमें देखते हैं कि चलो देखें एक सुंदर परिवार। ये इसका ट्रिक है। सी का मतलब हो जाएगा क्राइसोफाइट, डी का मतलब है डाइनोफ्लेक्सिलेट, ई इज द सेंस ऑफ यूग्लेनॉइड, एस इज स्लाइम मोल्ड एंड पी इज प्रोटोजोन्स। इसमें जो आगे का दो कैटेगरी है ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, ई मिक्सोट्रॉपिक है, दोनों ही काम करता है, एंड पीछे का जो दोनों है वो हेटरोट्रॉप होता है। अब एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में हम क्या देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये मरीन वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, और वाटर के साथ जैसे वाटर जाता है वैसे वैसे ये भी साथ साथ चले जाते हैं, इसलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इनका जो बॉडी है ना ये सॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सॉप लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो ये वाला पार्ट है वो SiO2 से बना होता है, ऐसा सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंपाउंड से बना होता है। इसका जो ऊपर का पार्ट है वो इतना हार्ड होता है कि अगर इसके ऊपर अगर 10 हाथी भी चढ़ जाए तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो ये इनडिस्ट्रक्टिव होता है, इनडिस्ट्रक्टिव। ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, इनडिस्ट्रक्टिव होता है कि, और शेप कैसा होता है, सॉप लाइक शेप होता है, सॉप लाइक शेप। अगर ये ओल्ड हो जाए, ये मर जाए, तो मर जाता है तो ये सरफेस पे बैठ जाता है, और सरफेस पे यहाँ पे एकदम नीचे की तली पे बैठ जाता है, जिससे डाइट कहते हैं। अब इसका यूज हमारा बहुत ज्यादा यूज हम इसको यूज में करते हैं, जैसे सिरप बनाते हैं, इसका सिरप पॉलिशिंग में काम आता है, सिरप बनाने काम आता है, पॉलिशिंग में काम आता है। ये इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है कि इसे हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन नाम दिए हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। समुद्र में बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, समुद्र के पानी के साथ बहते जाता है, इसलिए इसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इतना स्ट्रांग होता है कि कोई उसे कुचल नहीं सकता है, इसलिए इनडिस्ट्रक्टिव पार्ट है ये मरीन वाटर में रहना पसंद करता है, सॉप लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। ये जब मरता है तो सरफेस पे बैठ जाता है, जिसे हम सिरप वगैरह में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की वजह से इसे हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहते हैं। आगे है सेकेंड डाइनोफ्लेक्सिलेट, सॉरी क्राइसोफाइट में दो है, डायटम्स और सेकेंड है डेस्मिड्स। तो हम डाइटम्स के बारे में पढ़े, क्राइसोफाइट का दो बच्चा डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। डाइटम्स में क्या होगा कि मरीन वाटर में रहेगा, डेस्मिड्स भी मरीन वाटर में रहेगा, फोटोसिंथेसिस करता है, फाइटोप्लैंक्टन पानी की धारा के साथ बहता है, काफी हार्ड मटेरियल होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है, और इसका यूज हम सिरप एंड पॉलिश करने में करते हैं। और इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा गया है। ये भी फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन इसकी तरह नहीं,
फोटोसिंथेसिस तो ये भी करता है, डेस्मिड्स भी करता है फोटोसिंथेसिस, बट उसकी तरह नहीं करता। अब इसमें क्या होता है, इसे हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी एक छोटा सा क्या है, प्लांट, जो धरती पे सबसे पहले प्लांट आया था, उस छोटू से प्लांट को हम एल्गी नाम रखे हैं। तो इसमें गोल्डन एल्गी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? अगर गोल्डन एल्गी आएगा तो ये हमारा डेस्मिड्स है, क्राइसोफाइट का बेटा है, और इसका दादा का नेम है प्रोटिस्टा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे गोल्डन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना, वो येलो एंड कैरोटीनॉइड्स कलर का होता है, कैरोटीनॉइड्स कलर का ये होता है। डेस्मिड्स हो गया, डाइटम्स हो गया, दोनों ही मरीन वाटर है, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन डाइटम्स बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए डाइटम्स का एक स्पेशल नेम रखा गया, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। और ये बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये येलो एंड कैरोटीनॉइड कलर का होता है, इसलिए इसको किस नेम से उपाधि दी गई है, इसे हम गोल्डन एल्गी के नेम से जानते हैं। अब सेकेंड है डाइनोफ्लैगेलेट। डाइनोफ्लैगेलेट। डाइनोफ्लैगेलेट भी प्रोटिस्टा का बेटा है। डाइनोफ्लैगेलेट में हम क्या देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इसमें दो फ्लैगेला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। टू फ्लैगेलेट होते हैं ये, टू फ्लैगेलेट, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कलर में हमें मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। ये मरीन में रहते हैं, मरीन में रहना पसंद करेंगे, बहुत सारे कलर में दिखाई देंगे, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, कलरफुल चिप्स की तरह ये दिखाई देते हैं। इसके बाद इनमें जो रेड डाइनोफ्लैगेलेट है ना, रेड डाइनोफ्लैगेलेट, रेड डाइनोफ्लैगेलेट, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्पीसीज है गोनिओलेक्स। गोनिओलेक्स इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है कि पूरा रेड टाइड बन जाता है, और हम कभी कभी समुद्र के पानी में देखें कि रेड सा टाइड बन जाएगा, तो हम कहते हैं कि खून का वाटर है, खून का पानी है, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारा जो डाइनोफ्लैगेलेट है ना, डाइनोफ्लैगेलेट अपना कारनामा दिखा रहा है। इसका रेड डाइनोफ्लैगेलेट है, रेड डाइनोफ्लैगेलेट का जो गोनिओलेक्स स्पीसीज है, गोनिओलेक्स ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है, इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है कि पूरा वहां पे टाइड बन जाता है, और उसके बाद अपने बॉडी के अंदर से टॉक्सिन रिलीज करने लगता है, जिससे कि वहां की मछलियां मरने लगती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड के बारे में।
हमारा क्राइसोफाइट हो गया। क्राइसोफाइट में दो पढ़े हैं, डाइटम्स एंड डेस्मेट्स और डाइनोफ्लैगेलेट। डाइनोफ्लैगेलेट में दो फ्लैगेला, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स सेक्शन में होगा, और ये भी फोटो दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बहुत सारे कलर में जैसे कलरफुल चिप्स टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनका जो रेड कलर होता है ना वो बहुत ही डेंजर होता है। वो पूरे समुद्र के पानी पे अपना टाइट बिछा देता है और वहां पे टॉक्सिन रिलीज करने लगता है, जिससे वहां की मछलियों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं यूग्लेनॉइड के बारे में। यूग्लेनॉइड यूग्लेनॉइड में हम क्या देखते हैं कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर, ये मिक्सोट्रॉपिक होती है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब कि फोटोसिंथेसिस भी करती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, एंड फोटोसिंथेसिस के बाद हेट्रोट्रॉप, दूसरा अगर ग्लूकोज बनाया है उसको उससे ग्लूकोज लेकर के अपना काम करना है, हेट्रोट्रॉपिक भी होती है। इसके बाद इसमें सनलाइट के प्रेजेंट में, ये तो हो गया। हम देखेंगे कि यूग्लेनॉइड होता कैसा है। कुछ ऐसे पार्ट हैं, इनमें भी टू फ्लैगेला होता है, टू अनइक्वल फ्लैगेला, अनइक्वल फ्लैगेला। टू अनइक्वल फ्लैगेला में एक छोटू सा एक काफी बड़ा। इनके बॉडी के ऊपर प्रोटीन का लेयर होता है, प्रोटीन का। इसे हम कहते हैं प्रोटीन लेयर है पेलिकल। हाँ, इसमें दो जो अनइक्वल फ्लैगेला है, ये क्या काम करता है कि जब सनलाइट आया, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे सनलाइट खींच करके लाई और आसपास से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ग्लूकोज बनाई। जैसे ही सनलाइट गया, सनलाइट जाने के बाद ये क्या काम करती है कि सनलाइट के बाद ये अपना हेट्रोट्रॉप स्टार्ट करती है। जो भी उनके सामने आया है ऑर्गेनिज्म, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको लेकर के अपना उनके अंदर का ग्लूकोज, मतलब उनको खा करके डाइजेस्ट करके उनके अंदर का ग्लूकोज अपने अंदर भर लेती है। तो यूग्लेनॉइड ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, हेट्रोट्रॉपिक भी होती है। इनमें दो अनइक्वल फ्लैगेला होता है, बाहर के वॉल से प्रोटीन से कवरिंग रहता है। अब हम इसमें स्लाइम मोल्ड्स में पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम जैसे कि एक स्पीसीज है स्लाइम मोल्ड्स 2N। जब तक इसको खाना पीना मिलते रहे, तब तक ये क्या काम करता है कि अपना माइटोसिस करके न्यूक्लियस बस कैरियोकाइनेसिस करता है। जैसे जैसे बहुत सारा करता है, बहुत सारा खाना अभी तक मिल रहा है इसको। जैसे ही अगर वहां पे फेवरेबल कंडीशन खत्म हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आया, तो ये क्या काम करेगा कि अपने बॉडी के अंदर एंड बॉडी के पिक पार्ट पे एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा और इसमें न्यूक्लियस को यहाँ पे भर लेगा। न्यूक्लियस के ऊपर कवर लगा देगा, कवर, शुगर का कवर। अब उसके बाद क्या होता है कि मियोसिस होकर के अनफेवरेबल कंडीशन में सारे के सारे स्पोर्स स्पोरोफाइट से बाहर निकल जाते हैं। सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल गए। अब ये स्पोर्स क्या काम करते हैं कि इनके ऊपर का जो कवर है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है और अंदर जो न्यूक्लियस है, तो ये स्पोर्स अब
जर्मिनेट होकर के बड़े होकर के फिर से 2n में कन्वर्ट करके फिर से वही साइकिल स्टार्ट करते हैं, जिसे हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। प्लाज्मोगेमी मतलब कि उसका सेल बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस माइटोसिस हो करके बढ़ते जाता है जब तक स्लाइम मोल्ड्स को खाना मिल रहा है। जैसे ही खाना खत्म हुआ वैसे ही ये अपने बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, और फ्रूटिंग बॉडी बना करके अपने उस स्पोर्स को सारे उसमें भर के रखता है। और जैसे जैसे अब इसका बॉडी खाना पीना नहीं मिल रहा है, ये पूरा सूख गया है, तो इसके स्पोरोफाइट फट जाते हैं, सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, और यही स्पोर्स जर्मिनेट होकर के बड़े होकर के फिर से स्लाइम मोल्ड बनते हैं, फिर से वही काम वही साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ स्लाइम मोल्ड्स का स्टोरी। एक लास्ट बचा हुआ है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में ट्रिक लिखेंगे, ए फिर चली सोने, ए फिर चली सोने। ए फिर चली सोने, ए का मतलब है अमीबॉइड, AFCS. A is the sense of amoeboid. F is flagella, flagellate. C is cilia, ciliated. S is sporozoans, sporozoans. अमीबॉइड क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, अमीबॉइड में हम देखेंगे कि अमीबा जो है इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक। कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहना पसंद करेंगे, उसके बाद हमारे ब्रेन में रहना पसंद करते हैं, और ये टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में रहना पसंद करते हैं। अमीबॉइड क्या होता है? अमीबा, इनका सीडोपोडिया होता है, ऐसे झूठा पैर होता है, जैसे ही कुछ मिला उस पैर को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, सीडोपोडिया होते हैं ये। तो इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ना वो बहुत ही डेंजर होता है, उसको बस चाहिए कि कहीं भी ह्यूमन का लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाए, ह्यूमन का ब्रेन मिल जाए, टेस्टिस मिल जाए। तो इसमें ये बहुत पसंद करती है रहना, क्योंकि वहां से ये पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जा करके सक करना, उसका ग्लूकोज निकालना, तो वो हमारा पैरासिटिक हो जाएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहना पसंद करती है, और उसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके उसके खुरच करके उससे ग्लूकोज निकालती है और लेती है, और अपना ये इंक्रीज करती है, अपना स्पीसीज, अपना फौज बढ़ाती है। फ्लैगेलेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड है हमारा फ्लैगेलेट। फ्लैगेलेट में ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे, ये फ्लैगेला है इनका, इसका एग्जाम्पल होगा ट्राइपान, ओसामा, गैम्बियंस। इसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, अफ्रीकन
स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद इसका जो वेक्टर है वो है सीसी फ्लाई, शी फ्लाई। हम देखेंगे कि एक और इसका एग्जांपल है ट्राइकोमोनास। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, एसटीडी। हम देखेंगे कि फ्लैगेला, इनमें क्या होता है कि पीछे की तरफ फ्लैगेला होता है जिसके थ्रू बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइपानोसोमा गैम्बियंस एक अफ्रीकन मक्खी है। अगर ये हमें डंक मार दे, अगर हमें ये कट कर ले तो हम सोए ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और ये जो मक्खी आकर के बैठती है, इस मक्खी को शीशी मक्खी कहते हैं, सीसी फ्लाई कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ट्राइपानोसोमा गैम्बियंस है। और एक और फ्लैगेलेट स्पीसीज है जो प्रोटोजोन्स। फ्लैगेलेट प्रोटोजोन्स कौन सा है? ट्राइकोमोनास। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करती है। तो और इसमें इसका जो ऑर्गेनिज्म है जू फ्लैगेलेट होता है, जू फ्लैगेलेट एंड लेशमेनिया। हमारा हो गया अमीबॉइड, हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पैरासिटिक होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहना पसंद करता है। फ्लैगेलेट क्या होता है कि बाहर से ही सक करता है, खून चूसता है। और ट्राइकोमोनास ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसके ऑर्गेनिज्म का नेम है जो फ्लैगेलेटेड होते हैं, लेशमेनिया है। अब हमारा सिलिएटेड। सिलिएटेड में सबसे पहला जो हम एग्जांपल लिखते हैं वो है पैरामीशियम। बहुत ही छोटे से होते हैं पैरामीशियम। ये हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट। जैसे ये स्लीपर लाइक होते हैं, स्लीपर लाइक दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसे, यहाँ पे इनका गलेट निकला होता है, इसे हम कहते हैं यहाँ बाहर सीलिया है। अगर इनका फूड मटेरियल कोई भी कीड़े मकोड़े आसपास आए, सिलिया के थ्रू इसे धक्का दे करके गलेट के पास पहुंचाएगा और उसे अपना जो भी इसके अंदर टॉक्सिन है उसे रिलीज करके उसे स्टिक कर लेगा, चिपका लेगा और अंदर की तरफ ले जाएगा। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों ही रहते हैं। एक बॉडी में मेल ऑर्गेनेल और फीमेल ऑर्गेनेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होगा तो फीमेल दूसरे पैरामीशियम के मेल से जाकर के मेट करेगी और मेल दूसरे पैरामीशियम के फीमेल से जाकर के तब इनमें इनका रिप्रोडक्शन होता है। वो जो स्पीसीज जर्मिनेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो सही स्पीसीज होते हैं। अब हम देखे हैं हमारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होता है? ये भी पैरासिटिक है। पैरासिटिक में हम क्या देखते हैं कि ये पैरासिटिक तो है लेकिन मलेरिया कॉज करता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो मलेरिया कॉज करने वाला डिजीज है, मलेरिया। स्पोरोजोन्स क्या है? स्पोरोजोन्स में देखिए पैरासिटिक होता है,
प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इसका एग्जाम्पल है। मलेरिया कॉज करता है तो हमने पढ़ लिया प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में 4 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ट्रिक के थ्रू हम लिखेंगे ताकि और सिंपल हो जाए। ए फिर चली सोने, ए का मतलब अमीबॉइड, एफ इज द सेंस ऑफ फ्लैगेलेटेड एंड सी इज सिलिएटेड, एस स्पोरोजोन्स जो अमीबॉइड है ये पैरासिटिक है और ये कहाँ रहना पसंद करती है, तो ये ऑर्गेनिज्म होस्ट के बॉडी के अंदर रहना पसंद करती है। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबॉइड का एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका हमारे ब्रेन में रहना पसंद करती है, मेल के टेस्टिस में रहना पसंद करती है और लार्ज इंटेस्टाइन में रहना पसंद करती है। फ्लैगेलेटेड क्या होते हैं, इनके बॉडी के बाहर फ्लैगेला लगी हुई होती है और इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है ट्राइपानोसोमा गैम्बियंस। ट्राइपानोसोमा एक अफ्रीकन सीसी फ्लाई है। वो क्या काम करती है कि अगर वो हमें कट कर ले तो हमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, हम सोए सोए ही डेड हो जाते हैं। तो उसका जो वेक्टर है वो सीसी फ्लाई है। और ट्राइकोमोनास एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो फ्लैगेलेट प्रोटोजोन्स है। सिलिएटेड क्या है, तो सिलिएटेड में मोस्ट एग्जांपल हम पैरामीशियम का लेते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में अगर प्रेजेंट हो तो उस स्पीसीज को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और ये क्या काम करता है कि इनके बॉडी के चारों तरफ सीलिया लगा होता है, छोटे छोटे से मूवमेंट करने के लिए लगे होते हैं। ये सीलिया के थ्रू जो भी इंसेक्ट वगैरह आ रहा है, इनका जो खाने वाला जो भी चीज है उनको सीलिया के थ्रू प्रेस करते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं और गलेट से कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं और उसे स्टिक करके अंदर की तरफ खींच करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्पोरोजोन्स क्या होता है, तो स्पोरोजोन्स भी पैरासिटिक है। ये हमें मलेरिया कॉज करता है जिसका नेम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम।